नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 6 मार्च 2023 और आज एसएससी सीजीएल मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और इस एग्जाम में जीएस के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब सीजीएल मेंस एग्जाम में जीएस के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमें प्राप्त हुए हैं और उन क्वेश्चंस को अपने हम इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल्ड एक्सप्लेन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे, ताकि जिन लोगों का एग्जाम अभी आगे लगा हुआ है एसएससी सीएचएसएल का या एमटीएस का, उन लोगों को इस वीडियो से बेहद लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो प्रत्येक फैक्ट को आपको समझना है। हम इसमें कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिलीवर करने वाले हैं। प्रत्येक फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना है। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये एंशिएंट हिस्ट्री से पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की। जब हम एसएससी जीडी के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर रहे थे तो यही क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछा गया। तो बहुत से क्वेश्चन एंशिएंट हिस्ट्री से पूछे गए उन शासकों से जिन्होंने मगध में शासन किया है। तो मगध में शासन करने वाले शासकों के बारे में एसएससी जीडी में भी क्वेश्चन पूछे गए और सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो मगध साम्राज्य था उत्तर भारत में, मगध साम्राज्य में जो भी ऐतिहासिक जानकारी मिलती है इस साम्राज्य के बारे में, तो ऐसा पता चलता है सबसे पहले इस साम्राज्य में हर्यक वंश के शासकों ने शासन किया। हर्यक वंश और हर्यक वंश की मगध में शासन किया सबसे पहले हर्यक वंश के शासकों ने, और हर्यक वंश की स्थापना की बिंबिसार ने। तो यह हर्यक वंश का संस्थापक था और बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता प्राप्त की। और अजातशत्रु के लड़के का नाम था उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया, इसी को अपनी राजधानी बना ली। और उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके सत्ता प्राप्त की, तो इसे पितृहंता वंश भी कहा गया। तो हर्यक वंश के बाद मगध में जो दूसरे महत्वपूर्ण वंश ने शासन किया वो है शिशुनाग वंश या नागवंश। तो नागवंश के शासकों ने शासन किया। नागवंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग था, इसी के नाम पर इसका नागवंश नाम पड़ा। तो शिशुनाग वंश, नागवंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था, पुत्र इसी का था, उसका नाम था कालाशोक। तो शिशुनाग वंश की स्थापना, नागवंश की स्थापना शिशुनाग ने की। शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी था वो कालाशोक था। और मगध में शासन करने वाला जो तीसरा प्रमुख वंश था उसका नाम है नंदवंश। नंदवंश का जो संस्थापक था वो था महापद्मनंद। ये नंदवंश का संस्थापक था। नंदवंश का अंतिम शासक था घननंद। ये भी याद रखना है, बहुत पूछा जाता है। घननंद से सत्ता किसने प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो नंदवंश के बाद मगध में अपनी सत्ता पर काबिज होते हैं मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य। अपने गुरु चाणक्य की सहायता से उत्तर भारत में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। मौर्य वंश आता है और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य वंश के बाद जो सत्ता पर काबिज होता है वो है शुंग वंश। और शुंग वंश का संस्थापक जैसा कि हमने अभी बताया पुष्यमित्र शुंग। तो ये मगध पर शासन करने वाले प्राचीन भारत का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इन सभी वंशों के बारे में हमें पढ़ना होता है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में एसएससी जीडी में पूछे गए। आपके एसएससी सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया। आगे आपका एग्जाम लगा है सीएचएसएल का, एमटीएस का, उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सामान्यतः यहाँ से एक साधारण क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस वंश का संस्थापक कौन है। तो हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। इसके बाद जो अगला वंश आया वो है नागवंश। नागवंश का संस्थापक शिशुनाग है। अगला वंश आया इसके बाद नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद है। यहाँ से अंतिम शासक भी पूछ लिया जाता है, तो घननंद हो गया अंतिम शासक नंदवंश का। मौर्य वंश का संस्थापक तो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ये अपने गुरु चाणक्य की मदद से मगध में मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। इसके बाद शुंग वंश की स्थापना होती है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। तो इसमें आपसे पूछा गया पुष्यमित्र शुंग के बारे में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, शायद आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। तो 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? हम अपनी ऑफलाइन क्लास में अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेन किया और ये टॉपिक भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। 2-4 दिन पहले ही हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में। तो
सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 1905 नहीं 1915 पूछा गया था कि 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने। तो ये चीज ध्यान रखना हमें 1915। तो हालांकि 1905 वाला भी हम बताएंगे। 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले बने थे। और 1905 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने थे। तो आपसे 1905 नहीं 1915 पूछा गया था। तो 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष बने थे वो दिनसा वाचा बने थे। 1915 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ वो कहां पर हुआ? बंबई में हुआ। 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बंबई में हुआ। और इसके सॉरी, यहां से थोड़ा सा गलत हो गया, ये जो दिनसा वाचा है 1901 में, सॉरी बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, ये जो 1915 में हुआ था उसके अध्यक्ष एसपी सिन्हा थे। तो 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? कलकत्ता में। 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन बने? दिनसा वाचा बने। तो 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष दिनसा वाचा बने। और यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन में शामिल होने वाले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में शामिल होने वाले महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले शामिल हुए। तो 1901 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष दिनसा वाचा थे, इसमें महात्मा गांधी शामिल हुए थे। तो गांधी जी इसमें शामिल हुए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि गांधी जी तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, फिर वो 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कैसे शामिल हुए? तो गांधी जी 1901 में भारत आए थे कुछ समय के लिए और 1902 में वो पुनः दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, फिर 1915 में वापस आएंगे। तो 1901 में जो अधिवेशन चल रहा था उसमें गांधी जी भी पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए 1901 में। तो ये पॉइंट पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। अगला अधिवेशन है जिसके अध्यक्ष बने एसपी सिन्हा। यहां से 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? बंबई में हुआ, जिसे हम मुंबई बोलते हैं। तो 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मुंबई में हुआ जिसके अध्यक्ष एसपी सिन्हा बने। ये कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इस अधिवेशन में क्या हुआ? इस अधिवेशन में यह तय किया गया कि अब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक साथ साथ अधिवेशन करेंगे। तो 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने एसपी सिन्हा। और इसमें मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों ने मिलकर एक साथ अपने अधिवेशन संचालित किए। 1916 में फिर मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनऊ में होता है। तो 1915 से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं में एक समन्वय बन जाता है, सामंजस्य बन जाता है और ये निर्णय लेते हैं कि हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक ही जगह पर साथ साथ होंगे। तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है 1915 से, बंबई के अधिवेशन से। तो दोनों के अधिवेशन एक साथ हुए 1916 में और ये लोग एक दूसरे के करीब है, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग, और लखनऊ समझौता करते हैं। तो ये भी हम देखते हैं अगले ऑप्शन के माध्यम से। तो अंबिका चरण मजूमदार 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है ये लखनऊ में हुआ और इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने? अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ? एक तो लखनऊ समझौता हुआ। किसके किसके मध्य हुआ लखनऊ समझौता? तो लखनऊ समझौता हुआ मुस्लिम लीग प्लस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य लखनऊ समझौता हुआ। दूसरा काम क्या हुआ इसमें? इंडियन नेशनल कांग्रेस में नरमपंथी और उग्रवादी स्वभाव के लोग एक साथ आए, गर्मपंथी स्वभाव के लोग एक साथ आए। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण काम हुए। मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक समझौता किया और उस समझौता को लखनऊ समझौता नाम दिया गया। और 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उस अधिवेशन में जो गर्मपंथी स्वभाव के या उग्रवादी स्वभाव के लोग थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग हो गए थे। तो 1916 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ तो उग्रवादी स्वभाव के लोग पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरमपंथियों के साथ मिल गए। तो दोनों प्रकार की विचारधाराओं के लोगों में सामंजस्य बन गया 1916 में और मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी समन्वय और सामंजस्य की भावना दिखाई देती है। हालांकि 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग भी हो जाएगी। अगला अधिवेशन है, अगला ऑप्शन है आपका रासबिहारी घोष। तो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष बने थे वो रासबिहारी घोष बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन है सूरत में हुआ और इसके अध्यक्ष रासबिहारी घोष बने। एक इतिहास में
व्यक्तित्व और पढ़ने को मिलेंगे जिनका नाम है रास बिहारी बोस। तो रास बिहारी बोस अलग है, रास बिहारी घोष अलग है। तो सूरत में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में क्या हुआ, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये दो धड़ों में बढ़ जाती है, नरमपंथी स्वभाव के लोग और गर्मपंथी स्वभाव के लोग। ये जो गर्मपंथी स्वभाव के लोग हैं ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ देते हैं, फिर ये रीज्वाइन करते हैं 1916 में। तो ये याद रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया 1915 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो एसपी सिन्हा, इनके बारे में पूछा गया है और ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रिटें जारी करता है। तो हमारे संविधान में रिटें जारी करने का प्रावधान 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं, और ये जो रिटें जारी करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है ये 2 प्रकार के न्यायालय को दिया है, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। लोअर कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार नहीं है सामान्यतया। तो ये रिटें जो जारी की जाती है 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती है, यही पूछा गया है। तो ये 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सी है। एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। दूसरी रिट है परमादेश जिसे मैंडमस कहते हैं। तीसरे प्रकार की रिट है अधिकार परीक्षा जिसे क्वो वारंटो कहते हैं। चौथे प्रकार की रिट है प्रतिषेध जिसे प्रोहिबिशन कहते हैं। पांचवें प्रकार की रिट है उत्प्रेषण जिसे सर्टियोररी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी करते हैं। पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। दूसरी रिट है मैंडमस, परमादेश, मैंडमस। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हिंदी वाला वर्जन नहीं लिखा होता, इंग्लिश वाला वर्जन ही देवनागरी लिपि में लिख के आ जाता है, तो हमें इनका इंग्लिश वर्जन ही भी पता होना चाहिए। तीसरे प्रकार की रिट है क्वो वारंटो, क्वो वारंटो। चौथे प्रकार की रिट है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। तो इंग्लिश वर्जन भी पता होना चाहिए, कई बार इंग्लिश वर्जन ही देवनागरी लिपि में लिखा आ जाता है। अगली रिट है उत्प्रेषण, सर्सियोररी, सर्सियोररी। तो 5 प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आर्टिकल 32 के तहत जो 3 मार्च को पेपर हुआ था एसएससी सीजीएल मेंस का, उसमें भी आर्टिकल 32 से क्वेश्चन पूछा गया और 226 से। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिटें जारी करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का अधिकार है और हाई कोर्ट को जो रिट जारी करने का अधिकार है, इन दोनों की अगर तुलना की जाए तो हाई कोर्ट का जो रिट जारी करने का अधिकार है वो ज्यादा व्यापक है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही रिट जारी करता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान ने मूल अधिकारों का रक्षक घोषित किया है, तो सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए ही 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य संवैधानिक अधिकारों की भी रिटें जारी करता है, कानूनी अधिकारों के रक्षा के लिए रिटें जारी करता है, मानवाधिकारों की रक्षा के लिए रिटें जारी करता है। तो हाई कोर्ट के रिटी अधिकार जो है, रिट जारी करने का अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट की तुलना में ज्यादा व्यापक है। तो शायद अब रिटों के बारे में समझ गए होंगे। और जो मूल अधिकार का प्रावधान है, फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोविजन है, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से लिया था। लेकिन ये जो रिट का प्रावधान है, ये ब्रिटेन के अर्थात यूके के संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद कैग से संबंधित है। कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, ये भारत के महान्यायवादी संबंधित है। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, आर वेंकटरमणी, ये भी याद रखना है। और अगला आर्टिकल है 148, इसमें कैग के बारे में बताया गया है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और इसके पद के बारे में, इसकी नियुक्ति के बारे में उल्लेख किया गया आर्टिकल 148 में। तो भारत का जो कैग है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, तो इनको ध्यान रखना है। अगला आर्टिकल है 63, आर्टिकल 63। तो इसमें उपराष्ट्रपति
के पद के बारे में बताया गया है, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, अर्थात इसमें कहा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे आर्टिकल 52 में कहा गया है, 52 में बताया गया भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन पूछा गया है CPOSI में कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है और आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। तो आर्टिकल 63 में कहा गया भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला ऑप्शन है आपका आर्टिकल 153, इसमें राज्यपालों के पद का उल्लेख है, अर्थात ये कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हालांकि 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया, इसके तहत यह प्रावधान कर दिया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो राज्यपाल के पद का उल्लेख आर्टिकल 153 में है, राज्यपाल के पद का उल्लेख आर्टिकल 153 में। तो इसमें आपसे पूछा गया कैग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो 148, ये किस भाग में आता है, तो भाग 5 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया करंट अफेयर का है, UNFCCC, इसका मतलब क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज से आप समझ गए होंगे, तो जैसा कि आप लोगों को शायद पता हो कि 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ और इस पहले पृथ्वी सम्मेलन में दुनिया भर के देश के शासना प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष एकत्र हुए और वहां पर यह निर्णय लिया गया कि हमें पृथ्वी को बचाना है, तो इस संबंध में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो दुनिया में पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। यहां पर निर्णय लिया गया कि हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है, जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसके रोकना है। तो इस संबंध में एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया कि जलवायु परिवर्तन को रोकना है तो एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। तो ये फ्रेमवर्क कब तैयार हुआ, 1992 में। कहां पर पहला पृथ्वी सम्मेलन, ये कहां पर हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। और इसका जो ये तय हुआ कि हर साल जो भी इसके सदस्य होंगे वो एक सम्मेलन में भाग लेंगे, सभी सदस्य देश इसके सम्मेलन में पार्टिसिपेट करेंगे और उसमें विचार व्यक्त करेंगे, निर्णय लेंगे कि कैसे हमें क्लाइमेट चेंज को रोकना है। तो UNFCCC का कोप फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस मतलब सम्मेलन ऑफ पार्टीज, जो जितने सदस्य हैं उन सभी सदस्यों का हर साल एक सम्मेलन होता है जिसे कोप बोलते हैं। इसका कोप फर्स्ट 1995 में जर्मनी में हुआ। ये अस्तित्व में कब आया, 1992 में। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ, 1995 में। कहां पर हुआ, जर्मनी में हुआ। इसे क्या कहते हैं, कोप फर्स्ट। और आपसे पूछा गया कोप 28 कहां होगा, तो इसका कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब इसका 28वां सम्मेलन कहां पर होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में होगा, संयुक्त अरब अमीरात में होगा। कोप 28 कब होगा, 2023 में होगा। और अगला ऑप्शन है मिस्र। तो मिस्र के शर्म अल शेख में कोप 27 का आयोजन हुआ। शर्म अल शेख में कोप 27 का आयोजन हुआ। शर्म अल शेख, तो मिस्र के शर्म अल शेख में कोप 27 का आयोजन हुआ। कब हुआ, 2022 में। तो ये भी याद रखना है। ग्लासगो, यहां पर कोप 26 का आयोजन हुआ। कब हुआ, 2021 में। तो हर साल इसका सम्मेलन होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, शायद आपके पेट वाले एग्जाम में इसके फुल फॉर्म के संबंध में कुछ पूछा गया था, तो इसे याद रखना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया कोप 28 कहाँ होगा, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोप 28 संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 36वें करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 36वें राष्ट्रीय खेल में पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा। तो इसको समझ लेते हैं। तो 36वें राष्ट्रीय खेल, पहला ऑप्शन है गुजरात। तो 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए। गुजरात में हुए। गुजरात के 6 शहरों में हुए। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में हुआ। और ये कब, 2022 में। तो 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में गुजरात के 6 शहरों में आयोजित किए गए। और अब 37वें राष्ट्रीय खेल
कहाँ होंगे ये भी निर्धारित किया जा चुका है। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में होगा, गोवा में होंगे। कब होंगे? 2023 में। और ये जो 36वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, इसमें पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा? सर्विसेज का। तो पहला स्थान रहा इसका, इस टीम का पहला स्थान रहा। अगर राज्यों के बारे में पूछा जाए कि पहला स्थान किस राज्य का रहा, तो महाराष्ट्र का रहा। पहला स्थान राज्यों में, अगर राज्यों में पूछा जाए पहला स्थान किसका रहा, तो महाराष्ट्र का रहा। लेकिन अगर इन दोनों की कंपेयर की जाए, ओवरऑल सर्विसेज और महाराष्ट्र में कौन सी टॉप पर रहा, तो पहला स्थान सर्विसेज टीम का रहा। इसके बाद दूसरा स्थान महाराष्ट्र का रहा। लेकिन सर्विसेज एक टीम है, महाराष्ट्र एक राज्य है, तो राज्य के आधार पर पूछा जाए तो महाराष्ट्र पहला हो जाएगा। तो इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि पदक तालिका में पहला स्थान किसका रहा, तो सर्विसेज का रहा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म और शुष्क पवनों को क्या कहते हैं? इसमें जो पहला ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ। तो उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है, ठंडी में शीतकाल में जो वर्षा होती है, वो किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। और तीसरा ऑप्शन है आपका गरजता चालीसा। गरजता चालीसा तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास, दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली तेज पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश काल्पनिक रेखा है, ये इसे दो बराबर भागों में बांट देती है। ऊपर वाले आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, ग्लोब के उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, ग्लोब के दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड कम है, जलमंडल ज्यादा है। तो जब स्थल मंडल कम है तो वहां पर पवनों को कोई अवरोध नहीं मिलता है। जब कोई अवरोध नहीं मिलेगा तो पवनों की गति बहुत तेज हो जाती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड नहीं है, जल राशि का ही विस्तार ज्यादा है। लगभग 80% भाग पर जल है, लगभग 20% भाग पर स्थल है दक्षिणी गोलार्ध में। इस वजह से पवनों को कोई अवरोध नहीं मिलता, तो बहुत तेजी से पवनें चलती हैं। तो 40 डिग्री अक्षांश पर चलने वाली दक्षिणी गोलार्ध में पवनों को गरजता चालीसा कहते हैं, और 50 डिग्री अक्षांश में चलने वाली पवनों को दक्षिणी गोलार्ध में प्रचंड पचासा कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध 50 डिग्री अक्षांश, ये 40 डिग्री अक्षांश। और उत्तर भारत में ग्रीष्म काल में चलने वाली गर्म और शुष्क पवनों को लू कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार व्यवस्था का प्रमुख कौन होता था? तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ये जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा गया है, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल के जो शासक होते थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे, और सल्तनत काल की शुरुआत हो जाती है 1206 ईस्वी से। 1206 ईस्वी से सल्तनत काल की शुरुआत होती है। तो 1206 ईस्वी में सल्तनत काल में सबसे पहले कौन सा वंश शासन करता है उत्तर भारत में? तो गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद जो उत्तर भारत में शासन करने वाला अगला वंश था वो था खिलजी वंश। तो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक, 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक उत्तर भारत में जो शासन करने वाला दूसरा वंश था उसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था, और जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में एक महत्वपूर्ण काम यह हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। अर्थात उसने ये सब तय किया था कि किस प्रोडक्ट की क्या कीमत रहेगी। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और बाजार नियंत्रण प्रणाली अर्थात जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास किया अलाउद्दीन खिलजी ने। उसने प्रत्येक वस्तु की कीमत निर्धारित कर दी और ये कहा कि बाजार में इन सभी वस्तुएं इसी कीमत, ये सभी वस्तुएं इसी कीमत पर बेची जाएंगी। और उसको निगरानी करने के लिए, उस पर नियंत्रण रखने के लिए विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की। तो उसी संबंध में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन यहाँ से यह भी पूछा गया है कि सल्तनत काल के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। तो ये जो मूल्य नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी,
इस पर निगरानी रखने के लिए जो प्रमुख अधिकारी होता था उसका नाम था सहना या सहना ए मंडी। तो ये बाजार व्यवस्था का प्रमुख होता था, बाजार व्यवस्था का प्रमुख। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में बाजार व्यवस्था का प्रमुख था सहना। अगला ऑप्शन है मुनहियान। ये अलाउद्दीन खिलजी के समय का एक प्रमुख जासूसी अधिकारी होता था, गुप्तचर या जासूसी अधिकारी। तीसरा ऑप्शन है दीवान ए रियासत। ये एक प्रकार का वाणिज्य मंत्री, वाणिज्य के संबंध में सबसे बड़ा अधिकारी होता था, वाणिज्य मंत्री जैसा इसका पद होता था दीवान ए रियासत का। और सुल्तान कौन होता था, अर्थात जो शासक होता था वही अपने आप को सुल्तान कहता था। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी था ये क्या था, सुल्तान, क्योंकि मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा गया, सल्तनत काल और मुगल काल। सल्तनत काल के शासक अपने आप को सुल्तान कहते थे और मुगल काल के शासक अपने आप को बादशाह कहते थे। तो ये सल्तनत काल का शासक है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में एक क्वेश्चन शायद 3 मार्च वाले में पूछा गया था कि इसका कार्यकाल, अभी सीआरपीएफ का पेपर हुआ उसमें अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल पूछा गया। तो अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहा 1296 से 1316 ईस्वी तक। ये सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का और एएसआई का पेपर हुआ उसमें इसका कार्यकाल पूछा गया यहाँ से। तो 1296 से 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी ने एक सुल्तान के रूप में उत्तर भारत में शासन किया। तो शायद आप समझ गए होंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सहना, ये सहना ए मंडी। तो आज हमने अपने इस आंसर क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से लगभग जो भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए उनको हमने एक्सप्लेन कर लिया। और आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है जीएस बाई सुमेर सिंह। यही हमारा यूट्यूब चैनल है, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। इसके माध्यम से आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।